नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज डीएसए का जो सेकंड लेक्चर है उसको देखने वाले हैं। और आज इस डीएसए के सेकंड लेक्चर के अंदर हम जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि एरे एंड एरे के टाइप्स के बारे में, यानी एरे क्या होता है पूरा समझने वाले हैं। उसके बाद हम इन एरे के टाइप्स क्या होते हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम समझने वाले हैं कि स्टैक क्या होते हैं डीएसए के अंतर्गत। तो आज का जो ये क्लास है बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें इन सभी टॉपिक्स को मैं जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपने इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें आपने अच्छे खासे तरीके से जो है टॉपिक समझे होंगे, जिसके अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट होता है, कच्चा डेटा होता है। उसको हम यूजफुल बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम उस डेटा को स्टोर करते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाना क्यों जरूरी होता है आपको मैंने बताया था, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बना के फिर अगर उस डेटा को कहीं पर स्टोर करते हैं तो उसे हम टाइम पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसको आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ये चीजें अगर वहां पर फॉलो कर पाते हैं हम, तो इससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो एक डेटा को प्राप्त करने का या स्टोर करने का जो टाइमिंग होता है उसके अंदर भी कमी आती है। यानी जो टाइमिंग होता है फास्टली हम जो है उसके अंतर्गत डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। इससे एक और फायदा ये भी होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी खासी तरीके से आप उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें उसके अंदर हमने जानी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अंदर होने वाले ऑपरेशंस के बारे में भी जाना था उसके अंतर्गत। उसके बाद हमने उसके अंतर्गत स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा टाइप्स के बारे में जाना था। तो लीनियर को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, LCQ, ठीक है। LCQ मैंने आपको याद करवाया था, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। इसके अलावा जो भी डेटा टाइप्स आते हैं वो आते हैं आपके नॉन लीनियर में, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो आराम से आप इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो आसानी से आप उनका जवाब दे पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं आज की इस क्लास के अंतर्गत। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली है आपकी सिम्प्टोटिक और असिम्प्टोटिक के ऊपर। देखिए साथियों, पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस मंथ के एंड तक जो है 50,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप में से लगभग 2 से 3 के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं और आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आप इतना सा सपोर्ट मुझे नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी क्लास देखते हैं और क्लास को कब देखना है कैसे देखना है वो उस उतना ध्यान है आपको, मतलब आप स्वार्थी होते जा रहे हैं। कुल मिला के ये चीज है, ठीक है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपको एक बार तो मैंने कह दिया है, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी बाद में आप जो है हमें ये भी मत बोलिएगा कि सर कुछ स्पेशल आपने फीचर्स निकाले थे, हमें जो है उसमें से बाहर क्यों निकाल दिया गया। क्योंकि अभी जो सपोर्ट करेगा, शेयरिंग करेगा, तो आगे आने वाली टेस्ट सीरीज वगैरह में उसी को ही फायदा मिलेगा। और प्रति एक का रिकॉर्ड अपने पास है कि कौन कौन जो है हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज आप रिक्वेस्ट के ऊपर जो है थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, ये एक प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं जिसका प्रयोग हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम 2 दृष्टिकोण से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे, टाइम और स्पेस। ये एक प्रकार का आप एक्सप्रेशन मान सकते हो। आप एक्सप्रेशन आपने देखा होगा हम जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग में यूज करते थे, आप मैथमेटिकल्स के अंदर भी देखते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको आप किस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज कौन डिफाइन करती है, असिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो डिफाइन करती है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको हम 2 तरीके से जो है समझ सकते हैं, या तो आप टाइम के बेस पर या उनके बीच में आने वाले स्पेस के बेस पर। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है समझ लीजिए। यह एक प्रकार का फंक्शन होता है जो किसी एल्गोरिथम को रन करने में लगा टाइम को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। कोई एल्गोरिथम है, मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया है और उस एल्गोरिथम को स्टार्ट से एंड तक पूरा होने में कितना टाइम लगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग करते हैं। अब बात यहां पर यह भी देख लीजिए कि आखिर ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है यह क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रकार का फंक्शन है। ये जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक प्रकार का फंक्शन है जो किसी एल्गोरिथम द्वारा लिए गए मेमोरी की मात्रा को डिस्क्राइब करता है। देखो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या करेगी कि उस एल्गोरिथम को स्टार्ट से एंड तक, यानी उसको पूरा होने में टाइम कितना लगा वो बताएगा। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताएगी कि आपको उस एल्गोरिथम को पूरा करने में आपने जो है कितनी मेमोरी यूज की है, कितनी मात्रा में मेमोरी यूज की है वो बताएगा। कभी कभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एल्गोरिथम द्वारा लिया गया स्पेस बहुत कम होता है, परंतु यहाँ कभी कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उतना ही जितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। कौन? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप समझ गए होंगे। किसी एल्गोरिथम को पूरा करने में लगा जो समय होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि किसी एल्गोरिथम द्वारा जो है किसी फंक्शन को पूरा करने के लिए जो मेमोरी की जो मात्रा ली गई है, मेमोरी का स्पेस जो यूज किया गया वो है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। नीचे आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिए जा रहे हैं जिनका प्रयोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब हम उन कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से हम जो है जो भी हमारे एल्गोरिथम वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम बेसिकली आज जो क्लास है या ज्यादातर हम जो है इसके बारे में ही जानते हैं क्योंकि ये जो है इसी से बन के रेडी होते हैं, लिटिल ओ हो और लिटिल ओमेगा। चलिए एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो साइन आपको दिख रहा है जो कैपिटल ओ है, इसको हम कहते हैं बिग ओ। ठीक है, बिग ओ। दूसरा आपके लिए है बिग ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं हम? बिग ओमेगा बोलते हैं। ये होता है बिग ओ, ये आपका हो गया बिग ओमेगा। एंड लास्ट में आपका आता है बिग थीटा। क्या होता है भाई? आपके बिग थीटा। ये आपके बिग थीटा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर साइन वैसे दे रखा है, यहां पर ये देख लीजिए आप। तो बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ये इसके बाद आ जाता है आपके लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत हम जो है यहाँ पर ये चीजें देखने वाले हैं, बिग ओ, ओमेगा और थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपर बाउंड और जो भी इसके अंदर कुछ और टर्म्स भी होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो कैसे उसका क्या यूज होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो असिम्प्टोटिक अपर बाउंड के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर ये बिग ओ। ठीक है, ये अपर बाउंड के रूप में भी इसका यूज होता है। देखिए यह सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नोटेशन है। यह वर्स्ट के सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है। एल्गोरिथम के अपर बाउंड को ये कौन अपर बाउंड को जो है ये प्रस्तुत करेगा। जो अपर बाउंड होगी अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से कि किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए इस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज अभी थोड़ा सा आप देखिए, हम जब आपके सामने इसको ग्राफिकली दिखाएंगे तब आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा। अभी बस आप ये समझिए कि ये जो है आपके अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है भाई? आपके बिग ओ। ठीक है, अब यहां पर ये फंक्शन एफ एन इक्वल जो है ओमेगा बिग ओ जी और एन, यदि केवल पॉजिटिव कांस्टेंट सी मौजूद है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी हम जो है सिर्फ इसके बेसिक को समझते हैं, फिर आगे आगे हम जो है इसके बारे में समझते रहेंगे। बस अभी आपको याद ये रखना है कि ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशन अपर बाउंड वाला जो है बिग ओ, इसका यूज हम जो है अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। बस अगला देखिए यहाँ पर अभी इसी के अंदर देखिए, इसलिए फंक्शन एन के लिए फंक्शन जीएन एक अपर बाउंड है क्योंकि फंक्शन जीएन जो है वो fn से अधिक तेजी से बढ़ता है। अब यहां पर समझने की बारी आती है आपके लिए कि यहां पर मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास दो फंक्शन है, एक है आपका fn और एक है आपका cgn। ठीक है ना, वैसे हम इसको gn बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके c जो है इसका ये अब पॉजिटिव देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि अपर बाउंड जो है इसमें कौन है? आपकी gn। ये देखिए ये वाली, और जो fn है यानी ये fn फंक्शन जो है ये इसकी जो बाउंड है वो लोअर बाउंड है, यानी नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, तो ये आपके अपर बाउंड होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? आपके बिग ओ का यूज करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर कह रहा है कि आपकी जो gn होगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी भाई? आपके fn से बड़ी होगी। ये बिग ओ आपके प्रस्तुत कर रहा है। आगे देखिए, उसके बाद आता है लोअर बाउंड। ठीक है ना, असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड, जिसके अंतर्गत हम बिग ओमेगा का प्रयोग करते हैं। अगर ये इसका यूज करेगा तो ये तो आपके अपर बाउंड को बताएगा, और अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये किसको बताएगा भाई? आपके लोअर बाउंड को बताएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो होता है वो बेस्ट केस सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है, यह एल्गोरिथम के लोअर बाउंड को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये किसको लोअर प्रस्तुत करेगा भाई? आपके लोअर बाउंड को ये जो है ये प्रस्तुत करेगा। अब इसको भी देख लीजिए, यहां पर मेरे पास यहां पर fn है, देन यहां पर है gn। तो यहां पर अब इस केस में आपका लोअर बाउंड कौन सा है? आपका gn है।
कौन सा होगा भाई, आपके GN जो है वो लोअर बाउंड है और ये FN जो है वो आपका FN जो है वो आपका अपर बाउंड है। तो यहां पर आपका ये चीज जो है वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वो कर रहा है आपका असिम्प्टोटिक लोअर बाउंड, या आप बोल सकते हैं इसको बिग ओमेगा नोटेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं असिम्प्टोटिक टाइट बाउंड के बारे में। तो देखो थीटा नोटेशन जो है वो एल्गोरिथम की दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड को डिस्क्राइब करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सटीक असिम्प्टोटिक बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। अब इसमें देख लीजिए फंक्शन FN, ये जो आपका FN था इसमें ग्राफ में, ठीक है, हमने जो अभी ग्राफ में देखा था, ये जो आपका FN है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर थीटा GN, तो ठीक है, तो ये थीटा GN इसको मतलब अभी आपको यहाँ पर इसको काल्पनिक लेके चलना पड़ेगा। तो यदि और केवल यदि पॉजिटिव कांस्टेंट K1 K2 और K0 मौजूद हैं तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है मैंने शुरुआत में बताया था कि हम इसमें जो है तीनों देखेंगे, थीटा, बिग ओमेगा और ये इक्वलिटी, ये आपके आ गया लोअर बाउंड और ये हो गया आपके अपर बाउंड, ठीक है। इनकी इस प्रकार की फंक्शनैलिटी को आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे यहां पर सिलेबस में इसको अलग से हाईलाइट नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने इसको आपको समझाना इसलिए जरूर समझा क्योंकि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरा जो मैं टॉपिक ले रहा हूं आज की क्लास का वो है आपका एरे के बारे में। एरे के बारे में देखेंगे, उसके बाद एरे कितने प्रकार के वो देखने वाले हैं। वैसे अगर आपको पता हो तो मैंने आपको C++, जावा एंड उसके अंतर्गत जावा, C++ और पाइथन के अंतर्गत जब क्लास थी अब उस टाइम मैंने आपको ये सारा समझा दिया था, ठीक है। एरेज क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने भी आज मेरी पहली बार जो है क्लास ज्वाइन किया तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है फायदा मिल जाएगा। देखो एरे एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक समान डेटा आइटम का समूह होता है। इसमें क्या होगा भाई, एक समान जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम जो है ग्रुप करके रखते हैं, एक समान डेटा को इसमें ग्रुप करके रखते हैं। जैसे मैं यहां पर इंटीजर के, भाई मैं एक आपको सिंपल सा बात करना चाहूं कि अगर मुझे 5 जो है मार्क्स को स्टोर करना है तो आप क्या करते हैं, वहां पर इंटीजर A लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू लेते हैं, फिर इंटीजर B लेते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं, इंटीजर C, इस ऐसे करके अलग अलग आपको जो है उसके वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। लेकिन क्यों ना मैं ऐसा कुछ करें कि एक ही बारी में, जैसे यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटीजर A और यहां पर मैं लेता हूं उसकी साइज यहां पर 5, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें जो है यहां पर 5 वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा। तो ये जो काम है वो आप किसकी मदद से कर सकते हो, एरे की मदद से। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब सारी की सारी वैल्यू एक ही डेटा की हो, एक ही डेटा टाइप की हो, तभी वो सारे के सारे डेटा जो है इसके अंदर स्टोर कर जाएंगे। इसलिए यहां पर बात की जाए है कि यहां पर आपको यह बताया गया है कि आप एक समान डेटा को स्टोर कर सकते हो, किसमें, एरेज में, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा आपको, अर्थात यहां सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, या तो वो आपका इंटीजर डेटा होगा या फिर कोई अलग से फ्लोटिंग पॉइंट का आप मान सकते हो। तो एक ही प्रकार का डेटा टाइप होना चाहिए। एरे डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग डेटा ऑब्जेक्ट को संग्रहित करने के लिए समूह का जो ग्रुप जो होता है उसको इकट्ठा करने के लिए यूज में लिया जाता है। एरे एक इस प्रकार एक स्टैटिक जो है डेटा स्ट्रक्चर है, अर्थात हम कंपाइल टाइम में ही मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम इंटीजर A लिया और उसकी साइज यहाँ पर 5 ले ली, तो मतलब क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक मैंने आपको शुरू में भी 2-3 बार बता दिया है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब होता है कि जो कार्य आप कंपाइल टाइम तक या कंपाइल टाइम से पहले करते हैं वो होता है आपका स्टैटिक, और जो काम आप रन टाइम पे करते हैं वो आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है डायनेमिक, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात हो रही है कि ये जो स्टैटिक डेटा टाइप है, क्योंकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो साइज होता है हम कंपाइल टाइम पर ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसको हम जो है बाद में रन टाइम में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके अंदर कहता कि एरे जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, थर्ड होता है आपका मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको इसके बारे में अलग से बहुत सारा टॉपिक्स और बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके उतना इजी मैं समझा दूं ये सारा का सारा। तो वहां एरे जिसमें एक ही सबस्क्रिप्ट होती है वो 1 डायमेंशनल एरे होता है। इसका प्रयोग लीनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें जो डेटा होगा वो एक ही लाइन में क्रम अनुसार डेटा को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका एरे का एलिमेंट रहेगा और यहां पर आपका जो एरे का इंडेक्स होता है वो इसके अंदर रहेगा। अगर मैं बात करता हूं मुझे 6 जो है डेटा को स्टोर करना है तो मेरी इंडेक्स क्या रहेगी, यहां पर 0 से लेकर 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने हो गए भाई आपके 6 हो गए। 2 डायमेंशनल में क्या होता है भाई आपके, 2 डायमेंशनल मतलब होता है कि इसमें रो और कॉलम दोनों रहेंगे। 2 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत रो और कॉलम दोनों जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो डेटा जो होता है वो आपके रो और कॉलम दोनों में स्टोर किया जाता है। 2 सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं आप इसके अंतर्गत,
ठीक है, तो जो पहली वैल्यू हम देते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा ए और यहां पर ये आपका आ गया इस प्रकार से। तो अगर मान लो कि मैं यहां पर जो वैल्यू दूंगा तो वो वैल्यू किसके लिए होगी भाई, आपके रो के लिए, और ये जो सेकंड वैल्यू दूंगा वो किसके लिए होगी भाई, आपके कॉलम के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में, एमडी एरे के बारे में। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, जिसमें जो है एक से अधिक, मतलब अब इसमें क्या होगा, अब आप बोलेंगे कि इसमें रो या कॉलम तो थी जी उसमें, इसमें क्या होगा, तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसकी कितनी कॉपी आपको करनी है। तो जो थर्ड वाली जो वैल्यू देंगे हम यहाँ पर, तो वो थर्ड वाली वैल्यू जो है वो थर्ड डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने का बस यही एक सिंपल सा तरीका था। अब एरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला देखिए, आप इसमें आसानी से डेटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम को केवल एक ही नाम द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एरे एक ही समय में अनेक डेटा को स्टोर कर सकता है और 2D एरे का प्रयोग मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स एरे भी होता है, इसको आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम दोनों आते हैं आपके। डिसएडवांटेज क्या है, एरे के द्वारा मेमोरी का वेस्टेज होता है, क्योंकि ये जो है डेटा को लीनियर रूप में जो है स्टोर करता है। एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके कारण इसका जो साइज पहले ही डिफाइन हो जाता है। ठीक है, मान लो इससे क्या है भाई, देखिए कि आपने यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर दिया साइज इसका 4, और डेटा वहां से जब इसको रन किया गया तो सिर्फ आप 2 ही कर रहे हो, तो 2 तो एक्स्ट्रा जो है आपका वेस्टेज हो गया यहाँ पर। अब देखो, हमें एरे में एक एलिमेंट को डिलीट या इंसर्ट करने के लिए एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स मतलब होता है कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई डेटा स्टोर कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर पड़ा है, मुझे डिलीट करना है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जाना पड़ेगा, फिर मैं जाके इसको डिलीट करूंगा। तो देखो, भूलवश अगर ये भी डिलीट हो गया तो भी नुकसान, और यहाँ तक पहुंचने में जो लगा टाइम है वो भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट भी तो हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्लास अपनी हो चुकी है यहाँ पर एरे के बारे में। ध्यान रखें, इस क्लास के अंत में आपको जो है इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, और अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो कर दीजिए पहले लाइक। फिर अगला टॉपिक आपके लिए लेता हूं। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं स्टैक्स के बारे में। स्टैक क्या होता है, इसको भी मैंने आपको जो है कंप्लीटली समझा रखा है, C++, पाइथन सभी में। ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा इसको, स्टैक का क्या मतलब होता है। स्टैक तो अब देखिए यहाँ पर ढेर के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें स्टैक एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफ हो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है ना, स्टैक अंतर्गत कौन सी पद्धति यूज ली जाती है, अरे मैंने आपको पाइथन में समझाई थी, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, या आप कह सकते हैं इसको उल्टा फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये दोनों इसके अंदर ही यूज होते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, देखो समझिए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास यहां पर अभी एक C++ की बुक है, वो मैंने इसके अंदर रख दी C++ की। इसके ऊपर लाके मैंने जो है अपनी जावा की बुक रख दी, इसके ऊपर लाके मैंने जो है अपनी HTML की बुक रख दी, इसके ऊपर मैंने जो है अपनी पाइथन की बुक रख दी। तो बताइए कि अगर आपको यहां पर जो है जावा की बुक अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाइथन की बुक को हटाना पड़ेगा, इसके बाद आपको HTML की, देन उसके बाद आप जावा की बुक हटाए पाएंगे, जावा की बुक ले पाएंगे। तो सिंपल सा मेरा समझाने का मीनिंग था कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। ये सिद्धांत कौन बताता, आपके स्टैक बताता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आपके स्टैक बताता है। देखिए, स्टैक में किसी आइटम को डालने तथा रिमूव करने के लिए एक एंड होता है जिसमें हम टॉप एंड कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। ये जो सबसे अंत में जो डेटा डाला गया है इसको हम क्या कहते हैं भाई, टॉप एंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टॉप एंड कहते हैं। केवल टॉप एंड से ही डेटा को ऐड और रिमूव किया जा सकता है। देखो, नीचे तो सबसे है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसी को ही हटाएंगे, इसी की जगह हम डेटा डालते जाएंगे। भाई मान लो कि 2 हटाए तो 2 डेटा या 1 डेटा डाल दो तो वो यहाँ आता रहेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई नीचे से हम डेटा डाल दे, ऐसा है ही नहीं, इसमें अलाउ ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और इसमें लिमिटेड साइज के एलिमेंट या आइटम को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले क्लास के अंदर भी बताया था, जिसके अंदर जो आवश्यक जानकारी होती है वो यूजर के सामने प्रदर्शित की जाती है, बाकी इंफॉर्मेशन को जो है बैक में जो है छुपा दिया जाता है, क्योंकि वो अनावश्यक जानकारी होती है जिसका यूज यूजर के लिए नहीं है। स्टैक का प्रयोग ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। इसे स्टैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड के स्टैक की तरह व्यवहार करता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी जैसे हमने इसके लिए आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। आपकी जो किताबों का ढेर अभी मैंने आपको बताया था, चूड़ियां पहनना और निकालना या प्लास्टिक का ढेर आदि। चूड़ियां पहनने वाला का विशेष क्या सिस्टम है, ठीक है, कि मान लो कि ये चूड़ी यहां पर गई, इस ठीक है, इसको आगे खसकाई, उसके बाद और चूड़ी, इसके बाद और, तो सबसे लास्ट में जो चूड़ी गई अगर आपको वापस निकालना है तो सबसे लास्ट वाली चूड़ी पहले बाहर निकलेगी।
ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद हमने देखना है अपन को कि आखिर ये स्टैक के अंतर्गत ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तो ये मैंने आपको वैसे पाइथन के अंदर पूरा प्रोग्राम बना के भी समझाया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा और आपको इसको बता देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको इसको बता देता हूं, पाइथन स्टैक संपत सर, ये देखिए मैंने आपको जो है इसकी क्लास लेके बताई थी, स्टैक एंड क्यू का ये कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको होल्ड कर लेता हूं एक बार। देखिए यहां पर मैंने जो है आपको इस क्लास के अंदर सारा का सारा स्टैक किस प्रकार से बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग के अंतर्गत किस प्रकार इंप्लीमेंट करते हैं वो समझाया था। और ये जो अभी बात हम कर रहे हैं ऑपरेशंस की, तो ये ऑपरेशंस मैंने आपको प्रैक्टिकल विद समझाए थे सारे के सारे, ठीक है। एक मिनी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं, इसकी मदद से आप बना सकते हो, ये सारा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो चलिए बात यहां पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले पुश की बात करते हैं। तो पुश क्या करता है भाई, आपके डेटा आइटम को, अगर आपको कोई भी आइटम जो है स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप उसकी किसका यूज करते हैं भाई, आप पुश ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करता है, पुश ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। और यदि आपका जो स्टैक है वो फुल है, पहले से फुल है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे भाई, ओवरफ्लो कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे रे, ओवरफ्लो कंडीशन कहेंगे। अगर कोई स्टैक पहले से फुल है तो उसको हम ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी बारी आती है पॉप की। तो स्टैक में आइटम को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई, आपके पॉप ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। यदि स्टैक खाली है तो ये किसको बताएगा, अंडरफ्लो। तो दो चीजें हमने सीख ली है कि यदि स्टैक आपका खाली है तो उसको कहेंगे अंडरफ्लो, अगर वो भरा हुआ है फुल है तो उसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो कहेंगे। स्टैक को तब हम ओवरफ्लो कहते हैं जब तक कि वह पूरा भरा हुआ होता है। जब तक अंडरफ्लो रहता है तब तक वहां पूरी तरह खाली रहता है, ठीक है ना। तो जब तक कंडीशन भरी हो जाएगी पूरी तो अब हम उसको क्या कहेंगे, ओवरफ्लो कहेंगे। जब कम रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, अंडरफ्लो कहेंगे। यानी वो अंडरफ्लो है, अभी वो भरा नहीं है। चलिए अब इसके अंतर्गत तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, वो होता है इज एम्प्टी। ये क्या चेक करता है कि यह बताता है कि स्टैक खाली है या नहीं, आपकी स्टैक खाली है या नहीं, ये जांच करता है इज एम्प्टी। इज फुल क्या करता है, ये बताता है कि स्टैक भरा हुआ है या नहीं है। पी क्या करेगा, यहां दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को रिटर्न करता है, ठीक है ना। जो पोजीशन के ऊपर आप कंडीशंस के ऊपर देंगे उसके ऊपर ये क्या करेगा, उसको एलिमेंट को रिटर्न करेगा। काउंट क्या करता है भाई, आपके यह स्टैक में मौजूद एलिमेंट की कुल संख्या को रिटर्न करता है। स्टैक के अंदर टोटल कितने जो एलिमेंट है वो बताएगा। चेंज क्या करेगा, दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को बदलना है तो। डिस्प्ले क्या करेगा, पूरा का पूरा अगर आपको स्टैक का डेटा देखना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, डिस्प्ले का यूज करेंगे। अब स्टैक एप्लीकेशन या इसको यूज कहां पे लेता है, तो इसका यूज हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए ले सकते हैं, पैरेंथेसिस मैचिंग को चेक करने के लिए ले सकते हैं, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। फोटोशॉप एडिटर और उसमें फोटोशॉप और जो भी एडिटर देखते हैं उसमें आप अनडू रीडू करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, आपके स्टैक का यूज करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं फोटोशॉप के अंदर कोई अभी बैनर बना रहा हूं, मैंने यहाँ पर जो है कोई एरो यहाँ पर इस प्रकार से लगानी थी, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो है इसको लगा के उसके बाद डिलीट कर दिया। अब मुझे हाथों हाथ वापस लानी, तो जैसे मैं आपको बताया कंट्रोल जेड करता हूं तो अभी जो लास्ट में कौन चीजें घटित हुई थी तो वो उसके लिए यहां पर ये यूज होगा। आपने एक चीज ये भी देखी कि वेब ब्राउजर के अंदर आपने जैसे मान लो कि ये वेब ब्राउजर है, इसके अंदर अभी ये पेज विजिट किया, इसके बाद और करोगे, इसके बाद और करोगे, तो जो अभी सबसे लास्ट में आपने पेज विजिट किया, आप जैसे बैक करोगे तो ये पहले पेज आपके सामने आएगा। तो वहां पर भी आप इसका यूज लेते हो। इसका प्रयोग बहुत सारे एल्गोरिथम में भी किया जाता है, जैसे टी ट्रेवल, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम, ये आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारे कंपाइलर जो स्टैक का प्रयोग एक्सप्रेशन के सिंटैक्स को पार्सिंग करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। बैक ट्रैकिंग का अर्थ है वापस पीछे जाना। मैंने आपको अभी इसका यूज बेहतर जो है एक तो अंडू रीडू वाले में बताया था और यहाँ पर वेब ब्राउजर के अंदर भी बताया था। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग जो है मेमोरी मैनेजमेंट में भी करते हैं और इसका यूज हम जो ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम में भी यूज करते हैं। इसका प्रयोग सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में भी करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं यूज होते हैं किसकी मदद से, स्टैक की मदद से यूज होते हैं या इसकी मदद से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब फीचर्स यानी इसकी विशेषताएं क्या है। स्टैक एक समान डेटा टाइप का ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, यानी इसमें एक समान डेटा टाइप का जो है ग्रुप होता है। यहां लिफो, मैंने आपको शुरू में बताया था, लिफो या फिलो पद्धति पर कार्य करता है। इसमें एलिमेंट को केवल एक ही एंड से ऐड और रिमूव कर सकते हैं, वो होता है आपका टॉप एंड, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। इसे हम तब ओवरफ्लो कहते हैं जब वो पूरी तरीके से भरा होता है और तब तक अंडरफ्लो कहते हैं जब तक कि वो पूरा भरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसके अंदर बतानी है। जब स्टैक पूरा खाली होगा तो हम उसको कहेंगे अंडरफ्लो, जब वो खाली भरा होगा तो उसको हम कहेंगे ओवरफ्लो। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से स्टैक काम करता है।
तो स्टेक के लिए देखो मैंने आपको बता देता हूं कि पहले मैं मान लेता हूं कि देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले भी सकते हैं आप ऐसे। तो सबसे पहले हम नीचे एक प्लेट रखेंगे, उसके बाद 2 प्लेट रखेंगे, यानी उसके ऊपर एक और प्लेट रखी 2 हो गई, एक और प्लेट बढ़ी तो ये हो गई 3, एक और प्लेट बढ़ी तो हो गई 4 और एक और प्लेट बढ़ी तो हो गई 5। तो टॉप एंड से डेटा हमेशा जो है इंसर्ट होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो टॉप एंड से ही डिलीट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे कोई डेटा हटाना है तो सबसे पहले कौन सा डेटा हटेगा, 5 हटेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट करेंगे जिसमें सबसे पहले हमें इंसर्ट किया है, इसलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। यानी ये जो सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले आया वो तो सबसे लास्ट में हटेगा और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले हटेगा। ठीक है ना, दोनों एक ही समान जो अर्थ है उसको जनरेट कर रहे हैं भाई। अब यहां पर देखिए मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स थे उसको भी यहां पर आपके सामने रखा है जिससे आप इसको समझ पाए। स्टेक एक सिंपल सा प्रोग्राम है, पाइथन की मदद से मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पर मेरे पास एक खाली लिस्ट है एल नाम की जिसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। मैंने इसको बोला है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा स्टैक। इसमें क्या क्या है, मैंने किसी के अंदर एक मैंने इनपुट दिया है और यहाँ पर इनपुट लिया है इनसे, सॉरी। तो यहाँ पर पहले यूजर के सामने ये जो है इंस्ट्रक्शन जाएगी कि 1 दबाओगे तो पुश होगा, 2 से पॉप, 3 से आपके जो है पीक होगा, 4 से डिस्प्ले और 5 से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये ऑप्शनल भी है, आप बना सकते हो स्टैक से बाहर आने के लिए। मैंने कहा है कि अगर यहां से यूजर कोई भी एक अगर देता है इनपुट सी में तो क्या होगा कि ए के अंदर आएगा, यहां पर कंडीशन को जांच करेगा। इफ यदि सी बराबर है 1 के तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को इनपुट करवाएगा, एन में स्टोर कर देगा। फिर मैंने आपको पाइथन में अपेंड फंक्शन बताया था जो कि क्या करता है, डेटा को जो है सबसे लास्ट में ऐड करने में काम आता है स्टैक में। तो यहां से अपेंड क्या करेगा, उसमें डेटा को ऐड कर देगा और यहां पर वापस लिस्ट को भी प्रिंट कर देगा। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो क्या करेगा, ये यहां पर जांच करेगा कि जो लेन है वो आपका खाली है कि नहीं है, लेंथ ऑफ एल, यानी यहां पर जो आपकी एल यानी इस लिस्ट की जो लिस्ट के अंदर अगर कोई डेटा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये 0 ही रहेगा। तो 0 इक्वल होगा 0 के तो क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा एम्प्टी स्टैक, यानी आपका स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, खाली है। अगर वहां पर डेटा है, मान लो कि मैंने डेटा कोई डाल दिया इसके अंदर 5, तो डेटा तो ऑलरेडी है तो वो अब डेटा यहाँ पर ये कैंसिल फेल हो जाएगी, तो ये सीधा अब यहाँ पर आ जाएगा एल्स के अंदर। अब यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये जांच करेगा, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में, यहाँ पर आएगा और सीधा जांच करेगा कि एल डॉट पॉप, यानी इसको हटा दो। आप हटाना चाह रहे हैं इसलिए तो 2 दबाया आपने पॉप, तो ये क्या करेगा, उसको हटा के वापस उसको रिटर्न कर देगा। तो पॉप जो होता है वो जिसको हटाया वो रिटर्न करेगा, पूरी लिस्ट को रिटर्न नहीं करेगा। पी के लिए आपने जो है 3 कंडीशन ली थी जिसकी मदद से आप यहाँ पर अगर 0 कंडीशन होते तो उसके लिए आप ये बता देगा एम्प्टी, नहीं तो बताएगा कि ये लास्ट स्टैक एलिमेंट ये है। तो -1 का क्या सीन है भाई आपके, जब हमें लास्ट का डेटा देखना होता है तो हम क्या करेंगे, -1 यूज करेंगे, स्टार्टिंग का देखना होता है 0 यूज करेंगे हम। ये मैंने सारी पाइथन के अंदर बता रखी है, अगर आपने ध्यान से क्लासेस समझी है तो। फिर अगर कोई यूजर 4 दबाता तो यूजर 4 दबाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक पूरी की पूरी लिस्ट का डेटा दिख जाएगा, यानी सारा स्टैक जो है डेटा दिखा देगा। और 5 करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर या जो स्टैक है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 1 दबाया, जैसे ही सॉरी मैंने सबसे पहले 2 दबा दिया है इसको ऑन करते ही, तो 2 दबाते ही इसने बोल दिया कि एम्प्टी स्टैक, क्योंकि पहले इसने इफ की मदद से कंडीशन को जांच किया। यदि लेन ऑफ एल इक्वल 0 हो तो आ जाएगा एम्प्टी स्टैक, तो इसने दे दिया। मैंने वापस फिर 1 दबाया, 1 दबाते इसने बोला कि वैल्यू डाली, मैंने वैल्यू दी 15, तो ये स्टैक में चली गई 15। फिर मैंने 4 दबाया तो जितने भी स्टैक के अंदर डेटा था 1 ही था, तो वो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने पास दिखा दिया है। अब स्टैक के फायदे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी एक्सेस स्पीड बहुत तेज होती है, मेमोरी को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, मेमोरी कभी फ्रेगमेंट नहीं होती है। इसके द्वारा डेटा को लिफो मेथड से मैनेज किया जा सकता है, जो कि लिंक्ड लिस्ट और एरे में संभव नहीं है। एरे और लिंक्ड लिस्ट में ये संभव नहीं है। इसका यूज तब किया जाता है जब वेरिएबल को फंक्शन से बाहर प्रयोग नहीं किया जा सकता हो। स्टैक अपने आप ही ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपने आप ये क्लीन कर देता है। अब इसके अन्य देख सकते हैं यहाँ पर, ये लोकल वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, वेरिएबल को रीसाइज कभी नहीं किया जा सकता है। और इसका मुख्य नुकसान ये है कि इसमें मेमोरी की कमी नहीं, इसमें जो है मेमोरी की कमी जो है रहती है, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी भाई, जिसके अंदर हमने जो है आज 3 चैप्टर पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर मतलब 3 टॉपिक्स को हमने एक साथ लिया, जिसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एरे क्या होते हैं उसके प्रकारों के बारे में जाना है, स्टैक क्या होते हैं उसके बारे में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताना है, जो अभी जो है आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको हम कितने रूप में जो है एनालाइज कर सकते हैं। एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम कितने तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं, ये बताना है। फिर आपको बताना है कि एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको बताना है कि आप अगर किस रो मतलब आप जो है किस एरे की मदद से जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को। और उसके बाद आपके लिए लास्ट 2 प्रश्न है वो है आपके कि आपको फिलो का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है भाई? आपको फिलो का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी भाई, जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा है। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार और मजेदार लगी होगी। इसी प्रकार अगर आप डेली कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप जरूर जो है इसके टॉपिक समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं संपत लीडा आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।